भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ के मेरे प्रिय पाठकगण, एक लंबे समय के पश्चात हम वेद विज्ञान आलोक पढ़ाने का कार्य पुनः प्रारंभ करते हैं। बीच में बहुत सारी वीडियोज आई, निरुक्त भाष्य भी किया और 3 पुस्तकें की वो भी आने वाली हैं। पहले इसकी 83 वीडियो हैं, आज 84वां वीडियो प्रारंभ करते हैं। वेद विज्ञान आलोक कक्षा नाम से 1 से लेकर 83 वीडियोज हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं और बहुतों ने देखी भी होंगी। 83 वीडियो में पृथ्वी महाभूत के विषय में चर्चा की गई है। इसके पश्चात इस पूर्व पीठिका में आता है फोटोन व मूल कणों की उत्पत्ति की वैदिक प्रक्रिया। फोटोन और मूल कणों की उत्पत्ति वर्तमान विज्ञान के लिए रहस्य है। वस्तुतः वे इन्हें लगभग इटर्नल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही विभिन्न रश्मियों, छंद और प्राण रश्मियों से बनते हैं। उस प्रक्रिया को हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। किसी बड़े वैज्ञानिक मंच पर ही बताने योग्य है। क्वांटा की द्वैत प्रकृति, क्वांटा तरंग और कण दोनों रूपों में कैसे व्यवहार करता है, जब तक हमें किसी क्वांटा फोटोन की संरचना नहीं पता लगेगी, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि ये दोनों प्रकार से कैसे व्यवहार करता है। क्योंकि किसी भी फोटोन में 360 प्रकार की रश्मियाँ होती हैं। प्रकार की, ध्यान दें, 360 रश्मियाँ नहीं, 360 प्रकार की। एक फोटोन से दूसरे फोटोन में भेद क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी का भेद क्यों होता है, वेवलेंथ का भेद क्यों होता है, उसका कारण यह है कि उन फोटोन्स के अंदर जो 360 प्रकार की रश्मियाँ हैं उनमें क्या अंतर है। अगर एक जैसी रश्मियाँ हों तो सबके गुण एक जैसे होंगे, एक ही आवृत्ति होगी, एक ही तरंग दैर्ध्य होगी, परंतु ऐसा नहीं होता। वह 360 प्रकार की हैं, न कि 360 रश्मियाँ। इसीलिए उनमें अंतर होता है। जब कोई फोटोन स्पेस में गमन कर रहा होता है तो वो फैला हुआ चलता है, और जैसे ही वो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित होता है, इलेक्ट्रॉन पर गिरता है, उस समय वो कण का रूप धारण कर लेता है। उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, क्यों धारण करता है, इसमें भी कुछ वेद मंत्र रश्मियाँ कार्य करती हैं, भूमिका निभाती हैं। उसकी चर्चा आगे इस ग्रंथ में आएगी। अब हम चलते द्रव्यमान एवं उसका स्वरूप। द्रव्यमान क्या है, मास क्या है। इस मास की उत्पत्ति पर पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार मिला। 2012 में जो जिनेवा की सर्न जो प्रयोगशाला है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, उसमें प्रयोग किया था। 8000 इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने मिलकर, वे 70 देशों के लोग थे, जिसमें से 70 वैज्ञानिक और इंजीनियर भारतीय दल के भी थे उसमें। पीटर हिग्स अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1961 में
एक दुनिया को परिकल्पना दी थी कि किसी भी कण में या किन्हीं कणों में द्रव्यमान मास होता है, किन्हीं में नहीं भी होता है। जैसे फोटोन में नहीं होता है, उनकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से नहीं, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है। वे कहते हैं फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है, और जब उनसे ये प्रश्न करेंगे फोटोन रेस्ट में रहता है क्या, तो कहेंगे रेस्ट में तो नहीं रहता। तो फिर उसका रेस्ट मास शून्य होता है, यह कैसे पता चला? कोई ये कहे कि घोड़ा कभी भूमि पर बैठता नहीं है, दूसरे वाक्य में ये कहने लग जाए कि जब घोड़ा बैठ जाता है तो बकरी जैसा छोटा हो जाता है। जब आप पहले कह चुके घोड़ा बैठता ही नहीं है तो बकरी जैसा हो कैसे जाएगा, वो बैठेगा ही नहीं। फिर इस कथन का क्या अर्थ है कि घोड़ा जब बैठता है तो बकरी जैसा छोटा हो जाता है। इसी प्रकार जब फोटोन सदैव गतिशील रहता है तो उसका रेस्ट मास शून्य, इसका अर्थ क्या है? या तो वो रेस्ट में कभी रहता है और तब आपने मापा, और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि फोटोन जब गति कर रहा होता है तो उसमें मास होता है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि मास किस रूप में होता है, प्रश्न इस बात का है कि फोटोन में मास होता है अथवा नहीं होता है। अगर रेस्ट मास 0 है तो मोशन में मास 0 नहीं होगा, उसका कोई न कोई मास होगा। जिसको छुपाया जाता है, जिसको नहीं जाना गया है अथवा छुपाया जाता है अपनी कमजोरी, ये कह दीजिए हमें नहीं पता कि उसका मास क्या होता है। रेस्ट मास 0 होता है, इसका क्या है? वैसे तो कोई भी कण विराम अवस्था में रहता ही नहीं, इस बात को विज्ञान भी मानता है। लेकिन फोटोन के विषय में तो स्पेशली वो चलते ही रहते हैं। दूसरे कण तो लगातार चलते नहीं, वाइब्रेट होकर के कोई न्यूक्लियस में रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो चक्कर लगाता है, मोशन तो होती है, लेकिन जैसे फोटोन फ्री गमन करता है वैसे नहीं करते, करते भी हो नहीं भी करते, दोनों बात। जब न्यूट्रिनो स्पेस में चलते हैं तो वो भी फोटोन की तरह ही चलते हैं, उनकी भी स्पीड लगभग वही होती है और उनका भी मास लगभग 0 ही माना जाता है, लगभग। लेकिन और भी कण आते हैं सूर्य से, उनमें तो मास मानते हैं। इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, उनमें तो मास मानते हैं, क्योंकि वो एटम में आकर के फ्री गमन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन तो फ्री भी गमन करते हैं, लेकिन दूसरे मोशन में अवश्य रहते हैं। खैर, तो पीटर हिग्स ने सोचा कि किसी में मास होता है, किसी में नहीं भी होता है, और किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है। इसका क्या कारण? इसके लिए उन्होंने कल्पना की कि कोई ऐसा फील्ड है सारे ब्रह्मांड में जिससे टकरा करके किसी भी पार्टिकल में मास उत्पन्न होता है, द्रव्यमान उत्पन्न होता है। द्रव्यमान को देशी भाषा में कहें तो वजन कह लें, वैसे अशुद्ध है ये वजन। भार कहना, वजन कहना ये शुद्ध नहीं है, फिर भी साधारण लोगों के लिए उसे वजन मान लेते हैं। जैसे एक पात्र में पानी लिया और उसमें एक चम्मच से चलाने लगे, घुमाने लगे, तो चम्मच पानी में घुमाने पर अधिक बल अनुभव करती है और हवा में घुमाने पर कम अनुभव करती है। और उस चम्मच को शहद
भरे पात्र में घुमाओ तो और ज़्यादा प्रतिरोध का अनुभव करती है। तो ये प्रतिरोध जो द्रव्यमान का एक रूप है, इनर्शिया, किसी भी कोई भी पदार्थ अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। चम्मच को हवा में उसकी स्थिति में परिवर्तन करें, इस घड़ी को हवा में यूँ घुमा रहा हूँ तो कम प्रतिरोध का अनुभव होगा, इसी को पानी में घुमाऊंगा तो ज़्यादा अनुभव होगा, इसी को शहद में घुमाऊंगा तो और ज़्यादा अनुभव होगा। तो पीटर हिग्स ने सोचा कि कोई ऐसा पदार्थ है जो भरा रहना चाहिए ब्रह्मांड में फील्ड के रूप में, जिसमें से कोई भी कण गमन करेगा तो उसमें मास गुण पैदा हो जाएगा। मास गुण है किसी द्रव्य का, द्रव्यमान, महाराष्ट्र में बोलते हैं वस्तुमान। इस शब्द का अर्थ है कि उसमें कितना पदार्थ है ये मापना। और उन्होंने उस फील्ड का नाम भी रख दिया, उस फील्ड के बोसोन का नाम रख दिया अपने नाम से, और हिग्स बोसोन। ये बोसोन में सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय वैज्ञानिक है उनका नाम जुड़ा हुआ है। अब हिग्स बोसोन की कल्पना दी, सारी दुनिया ने उस कल्पना को महत्व दिया, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति क्या है कि एक वैज्ञानिक जो भी कहता है उसको प्रमाण मान लेते हैं, और पश्चिमी वैज्ञानिक कहे तो बिल्कुल प्रमाण है ही। यूरोप का कहे, अमेरिका का कहे, या पश्चिम का न कहे तो जापान का कहे, रूस का कहे, कहीं विदेशी कहे तो ज़्यादा मानेंगे, भारत वालों की मानसिकता तो ये। खैर पीटर साहब की बात को महत्व दिया गया, 61 वर्ष इस पर काम हुआ। पहले तो ये काम हुआ कि उस हिग्स बोसोन को डिटेक्ट कैसे करें, कैसे खोजें, कैसे पहचानें उसको। उसके लिए मशीन बनाई LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। उसमें ही अरबों खरबों डॉलर खर्च किए गए, सारी दुनिया लगी, 70 देशों के लोगों ने तो वहाँ काम ही किया। 70 देशों के वैज्ञानिक इंजीनियर का मतलब 70 देशों की सरकारें एक कल्पना को साकार करने में जुट गई। और आप सबने सुना हुआ कि कितना हंगामा हुआ, ब्लैक होल बनेगा, सब नष्ट हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए उस समय, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। कितने ही बच्चे रो रहे थे, लेकिन किसी को लेना देना नहीं था। सन 12 में घोषणा हुई कि हिग्स बोसोन की खोज कर ली गई है, डिटेक्ट कर लिया है, और पीटर साहब को नोबेल मिला। दूसरे वैज्ञानिकों को बधाइयाँ मिली जो उनके साथ काम करने वाले थे। और हमारे भारतीय वैज्ञानिक तो मात्र सहयोगी बनते हैं, उनको कभी नोबेल मिला नहीं बहुत सालों। कभी का मतलब 1930 में चंद्रशेखर वैकुंठ रमन को मिला था, भारत में रहते भारतीय वैज्ञानिक को। उसके बाद किसी को नोबेल नहीं मिला फिजिक्स में। अगर मिला दूसरे में चंद्रशेखर सुब्रमण्यम तो अमेरिका वासी हो गए थे, हरगोविंद खुराना भी अमेरिका गए थे। खैर इस बात के लिए मैं एक भारतीय वैज्ञानिक से TIFR में मिला, नाम नहीं लूँगा, वो भी उस टीम में थे। मैंने पूछा ये तो कोई बड़ी कल्पना नहीं है कि किसी में मास कम होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में नहीं होता है, इसके लिए कोई फील्ड की कल्पना की जाए। जैसे मास किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, वैसे ही आवेश, विद्युत आवेश भी मूलभूत गुण है। अब मैं उसी शैली में कल्पना करूं कि किसी में
चार्ज अधिक होता है, किसी में कम होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, किसी में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? फिर मैं कल्पना को कि कोई फील्ड होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो उसमें चार्ज पैदा हो जाए, जिसमें क्वार्क गुजरेगा तो उसमें चार्ज हो जाए, किसी में फोटोन गुजरेगा तो उसमें चार्ज नहीं पैदा हो। तब आप इस विषय में क्या कहेंगे? तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, वो आश्चर्य में पड़ गए। मैंने जब मैं कहूँ इस बात को तो क्या मेरी बात को तर्क संगत मानकर संसार उस फील्ड को खोजने की कोशिश करेगा? जैसे पीटर साहब की कल्पना को तर्क संगत मानकर सारी दुनिया लगी, जैसे मैं ये कल्पना करूं तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात, जब हिग्स बोसोन के कारण सभी पार्टिकल्स में मास होता है और हिग्स बोसोन में मास कितना होता है? ये वैज्ञानिक कहते हैं प्रोटॉन के मास से 133 गुना, अर्थात इलेक्ट्रॉन के मास से कितना? 1837 गुणा 133। लाखों में चला गया, 2 लाख से ऊपर गया लगभग। तो इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा मास उसके कारण आवे और हिग्स बोसोन में मास कहाँ से आता है? क्या हिग्स बोसोन इटर्नल है? क्या हिग्स बोसोन का मास इटर्नल है? जब हिग्स बोसोन इटर्नल हो सकता है तो प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता? न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो सकता? अथवा क्वार्क क्यों नहीं हो सकता? इनमें तो हिग्स से बहुत कम मास है। तो इस बात का कोई उत्तर किसी भी साइंटिस्ट के पास दुनिया में नहीं है। अगर कोई इसका उत्तर देता है तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कल्पना कीजिए कोई कहे कि गुड़ में मिठास, गन्ने में मिठास गुड़ के कारण आ गई। न कि गन्ने से गुड़ में मिठास आई। बड़ी वस्तु में मास छोटी वस्तु के कारण आए, ये तो संभव है कि बड़ी वस्तु छोटी वस्तु से मिलके बनी हो सकती है, लेकिन छोटे मास वाले कण में बहुत उससे लाख लाख 2-2 लाख 2.5 लाख गुने मास वाले कण के कारण मास आ जाए, ये तो कल्पना ही तर्कहीन है, तथ्यहीन है। इस पर इतना बड़ा हुआ, क्या कहूँ उसे, नाटक हुआ, जो भी हुआ, और विज्ञान के नाम पर ये सब हुआ। कल हम इसकी चर्चा करेंगे कि द्रव्यमान कहते किसको है, उसकी परिभाषा क्या है आधुनिक विज्ञान में, फिर वैदिक विज्ञान का बताएंगे। आज इतना ही। ओम शम।